चलिए, तो आज भी हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज का मुद्दा है 16वां वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एवं अर्थशास्त्र खंड से ये इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और अर्थशास्त्र खंड से, ये भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए, 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग के लिए एक 5 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया है। जो 16वां वित्त आयोग है, यह परिषद उसको भारत में वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सलाह देने का कार्य करेगा और इसका गठन किया गया और इसकी संयोजक बनाई गई हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है, तो आज इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वित्त आयोग क्या होता है और यह किस तरीके से कार्य करता है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, हम भारत को अगर देखें तो भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। जब हम संघ की बात करते हैं तो अगर किसी भी देश में 2 स्तर पर सरकारें हैं या एक से अधिक स्तर पर सरकारें हैं तो उसको संघ कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में भी केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें हैं, यानी भारत भी एक संघीय ढांचे वाला देश है। लेकिन जब भारत में वित्तीय अधिकारों का जब बंटवारा किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, जो वित्तीय शक्तियां दी गई, तो ऐसे में केंद्र के पास वित्तीय शक्तियां ज्यादा हैं, लेकिन राज्य के पास वित्तीय शक्तियां, वित्तीय अधिकार जो है वो केंद्र की तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में अब केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करे और राज्य भी बड़ी आशा भरी निगाहों से केंद्र की ओर वित्तीय सहायता के लिए देखते रहते हैं। राज्य केंद्र से 3 तरीकों से वित्तीय सहायता ले सकती है, या यूं कहें कि केंद्र सरकार 3 तरीकों से वित्तीय सहायता राज्य को दे सकते हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 272 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, उस टैक्स कलेक्शन में से राज्यों को कुछ हिस्सा दे सकती है। अब केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स में से जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, इसी को डिविजिबल पूल या विभाजन योग्य राशि कहा जाता है। मतलब ऐसी राशि जिसको केंद्र सरकार राज्यों को बांट सकती है, विभाजन योग्य राशि है। इस संविधान के अनुच्छेद 272 में बताया गया डिविजिबल पूल को। दूसरा, केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में मदद कर सकती है, ग्रांट्स के रूप में मदद कर सकती है। अनुदान वह धनराशि होती है जिसको देने के पश्चात राज्यों को केंद्र को लौटाना नहीं होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 275 में बताया गया, 275 में। और एक तीसरा, राज्य केंद्र से ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। इस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। अब 293 के तहत, 293 के तहत अगर राज्य केंद्र से उधार लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उधार लिया है तो उसको चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहां पर आता है कि जब राज्य को केंद्र सरकार डिविजिबल पूल में से अनुच्छेद 272 के अंतर्गत कुछ राशि देना चाहती है या 275 के अंतर्गत अनुदान देना चाहती है, ग्रांट देना चाहती है, तो केंद्र सरकार को कितना प्रतिशत बांटना चाहिए करों में से और कितना अनुदान देना चाहिए, अनुदान का आधार क्या होना चाहिए, यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार स्वयं से तय करे तो हो सकता है कि राज्यों में एक असंतुष्टि का भाव भी आए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है कि वह केंद्र सरकार को, अर्थात राष्ट्रपति को, यह सिफारिश करे कि डिविजिबल पूल कितना होगा, मतलब अनुच्छेद 272 के अंतर्गत कितनी राशि राज्यों को करों में से दी जाएगी, और केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की ओर से यह तय हो कि कितना अनुदान जो है वो राज्यों को और किस आधार पर दिया जा सकता है। इन्हीं को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो केंद्रीय वित्त आयोग है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेंगे, अर्थात जो केंद्रीय वित्त आयोग होती है उसकी सिफारिशें अगले 5 वर्ष के लिए लागू होती है। पहली बार जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया
वो वर्ष 1952 में किया गया और उसकी सिफारिशें वर्ष 1952 से 1957 तक 52 से 57 तक लागू रही। और जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.सी. नियोगी। इस वर्ष जो अभी हम देख रहे हैं 31 दिसंबर 2023 को भारत के 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। ये जो 16वां वित्त आयोग है इसको अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होंगी, क्योंकि जो 16वें वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों का जो कार्यकाल होगा वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक होगा, 5 साल के लिए होगा। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो 15वां वित्त आयोग था जिसकी सिफारिशें 2021 से 2026 के लिए है, उसका कार्यकाल जो है 2026 में 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इसलिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से गठन किया जाता है। अब देखें कि ये जो वित्त आयोग होता है इसमें इसकी संरचना क्या होती है, इसमें कौन सदस्य अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है जब वित्त आयोग का गठन करते हैं तो इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन होंगे और 4 इसके मेंबर्स होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, मतलब पब्लिक मैटर्स का जो स्कॉलर हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जिसकी पकड़ हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अरविंद पनगड़िया जी। इसके बाद जो अन्य 4 सदस्य होते हैं वो 4 वो सदस्य हो सकते हैं जो या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, है ना, एलिजिबल टू बिकम जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जिनको वित्तीय मामलों का या प्रशासनिक मामलों की जानकारी होती है, ऐसे सदस्यों को सदस्य बनाया जा सकता है। 16वें वित्त आयोग में जो अन्य 4 सदस्य हैं उसमें एक है आपका अजय नारायण झा, दूसरे हैं एनी जॉर्ज, तीसरे हैं निरंजन राजाध्यक्ष और चौथे हैं सौम्य कांति घोष। ये 4 सदस्य हैं। ये जो 16वां वित्त आयोग है इसका प्रमुख कार्य जो है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशों को राष्ट्रपति को सौंपेंगे। एक बात यहां पर जान लेना बहुत आवश्यक है कि जो वित्त आयोग होते हैं, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी संस्था होती है। अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी संस्था। अर्धन्यायिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, और सलाहकारी मतलब ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका मायने समझते हैं। देखिए, जब न्यायपालिका करे तो वो न्याय कहलाता है, और न्यायपालिका को छोड़कर के कोई और न्याय करे तो उसको अर्ध न्याय कहा जाता है। यहां पर जो वित्त आयोग है वो न्यायिक रूप से करों और अनुदान के बंटवारे की सलाह देती है, यानी न्याय कर रही है, लेकिन ये न्यायपालिका नहीं है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाएगा। दूसरी बात, ये एक सलाहकारी निकाय होगी क्योंकि ये राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को अपनी सलाह देगी, लेकिन इसकी सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए इसको एडवाइजरी बॉडी भी कहा जाता है। अब प्रमुख कार्य क्या होते हैं वित्त आयोग को? देखिए, जैसा कि पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं, सबसे पहला काम होता है वित्त आयोग का कि राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि डिविजिबल पुल क्या होगा, मतलब विभाजन योग्य राशि क्या होगी। अनुच्छेद 272 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो कर वसूलेगी उसमें से कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा। जैसे कि हम देखें, जो 14वां वित्त आयोग था जिसका कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच में था, जिसके अध्यक्ष वाई रेड्डी थे, तो उन्होंने यह कहा कि जो डिविजिबल पूल होगा वो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया जाए। यानी जो केंद्र सरकार जितने भी धनराशि वसूलती है टैक्सेशन के माध्यम से, उसमें से 42% राज्यों को दे दिया जाए। वहीं जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसने सिफारिश किया कि 42 की जगह 41% दिया जाना चाहिए, 41%, और जो 1% बचता है उसका उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो यह डिविजिबल पूल की सिफारिश करना पहला आधार होता है, पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है 275 के तहत, अनुच्छेद 275 तहत कितना अनुदान दिया जाना चाहिए राज्यों को, और अनुदान का आधार क्या होगा यह तय करना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि देखें, जो हमारे स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका और पंचायतें, पंचायतों को कार्य करने के लिए, पंचायतों के द्वारा जो भी योजनाएं चला रही हैं, उनकी जो वित्तीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए, जो नगर पालिका और पंचायत है उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि, मतलब राज्य के पास जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो पैसा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके संवर्धन पर सलाह देती है। और चौथा कार्य, अन्य कोई भी विषय जो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें निर्देशित
किया जाए। ये वित्त आयोग के कार्य होते हैं। देखिए, एक प्रमुख बात और इसमें देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग होती है, इसको वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सिविल कोर्ट को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती है। जैसे सिविल कोर्ट किसी भी मामले में समन कर सकती है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकती है, ठीक उसी तरीके से जो वित्त आयोग होते हैं वो भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी रिकॉर्ड को, है ना, मंगवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम शक्तियां वित्त आयोग को भी प्राप्त होती हैं। तो ये था वित्त आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जरूर इसको नोट करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगली वीडियो में ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।